पंडित जी के ना करने के बावजूद कुमार बजिद था कि वो भी बस स्टाफ तक उनके साथ जरूर जाएगा। और जब वो साथ हो ही गया तो चलते चलते खान ने उसे टटोला, आपका गांव बड़ा खूबसूरत है, हम तो यही समझते थे कि राजस्थान का यह इलाका सहरा होगा। महाराज जी, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको इल्म नहीं, राजस्थान का तो बस नाम ही है। ये सारा गंगानगर तक का इलाका पंजाब में है। सदके जाइए हमारी सरकार के, जिसने पंजाबी सूबे का नष्ट मारने के लिए इसके टुकड़े कर दिए। चंडीगढ़ तो गया ही था, हरियाणा में भी खासा इलाका शामिल कर दिया और इस तरफ डंडी मारकर गंगानगर भी ले लिया। अब ले ले सिख पंजाबी सूबा। कुमार खासा समझदार नजर आने की कोशिश कर रहा था। हमने तो पहली ही नजर में देख लिया था कि आप काम के आदमी हैं। खान ने उसकी सियासत से निजात पाने और अपना मकसद हासिल करने के लिए अंधेरे में तीर चलाया। धन्यवाद, कुमार ने इंकिसार से कहा। कुमार जी, जब हम किसी को अपना सज्जन बना लेते हैं तो उससे दिल की बात छुपाते नहीं, उसने बड़े मजबूत लहजे में कहा। धर्म कर्म अपनी जगह और धंधा अपनी जगह। अपने आखिरी फिक्रे का उसने बड़ा खुशगवार रद्दअमल कुमार के चेहरे पर देखा। उसकी बातें खुली जा रही थी। बिल्कुल बजा कहा महाराज, हमारे माता पिता ने आज तक धर्म की ठेकेदारी करके कमाया ही क्या है। बिल्कुल बजा कहा महाराज। कुमार ने अगली बात उसके मुंह से निकलवाने के लिए उसकी मजीद हौसला अफजाई की। सच्ची बात तो ये है भैया, नरम धर्म से पेट नहीं भरता। अब तुमसे क्या पर्दा, हम थोड़ा बहुत धंधा भी करते हैं। कभी कभी उधर सरहद पार से कोई माल इधर मंगवा लिया और कभी कभी इधर से उधर भेज दिया। महीने में एक आध चक्कर भी लग जाए तो चांदी हो जाती है। उसकी बात मुकम्मल होते ही कुमार ने जोर से उसका हाथ दबाकर गर्मजोशी का इजहार किया। मैं तो पहले ही समझता था कि महाराज जी, मेरी सारी जिंदगी इन्हीं धंधों में गुजर गई है, लेकिन आप पंडित जी महाराज हुए खुल कर कह न सका। आदमी तो बड़े सियाने हो कुमार जी, हमने भी यूं ही तुम्हें नहीं चुन लिया। पंडित जी मुस्कुराए। दोनों खेतों के बीचों बीच चले जा रहे थे। सड़क यहाँ से नजदीक ही थी। मेरे ख्याल से पैदल ही चलना चाहिए, बातें भी करते जाएंगे। खान ने तजवीज पेश की। ठीक है महाराज, बिल्कुल ठीक है। कुमार तो जैसे उसका दुम छल्ला बनकर रह गया था। उसने कुछ सोचकर एक नया रास्ता पकड़ लिया। ये जिस सुखदेव का मैंने जिक्र किया था वो हमारा कुछ माल लेकर भाग गया है। नया आदमी था, बस हमने ही एतबार करके गलती की। खैर बचकर तो बेटा जा नहीं सकता। सुना था कि रानी के गांव के नजदीक ही कहीं पिछले दिनों नजर आया था। इसी इत्तला पर आए थे हम इस तरफ। कुमार जी, आदमी तुम बड़े जीतार हो और समझदार भी। सच्ची बात तो ये है कि हमें इस इलाके में तुम जैसे खरे बंधु की तलाश ही रहती है। अगर चाहो तो हम तुम्हें दिनों में लखपति बना देंगे। आखिरी बात कहकर खान ने उसका हाथ भी गर्मजोशी से दबा दिया था। मुझे हमेशा अपना वफादार पाएंगे महाराज, कुत्तों से भी ज्यादा वफादार। जोश जज्बात में कुमार की आवाज कांपने लगी थी। खान चलते चलते अचानक रुक गया। उसका हाथ अपनी कमीज की जेब में रिंग गया और वो बाहर निकला तो नोटों की एक गड्डी उसमें लहरा रही थी। कुमार की राल टपक रही थी और नदीदे बच्चों की तरह उसकी आंखें नोटों पर जमी थी। 100 के 5 नोट गड्डी से अलग करके खान ने बाकी नोट उसके फैले हुए हाथ पर रख दिए। हम यारों के यार हैं कुमार जी, ये सिर्फ हमें एक रात ठहराने की कीमत है। अगर सीधी तरह चलते रहोगे तो सारी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। उसने अपना मुंह कुमार के कान के कदरे नजदीक कर लिया था। इस गिरोह में बड़े बड़े करोड़पति और अफसर शामिल हैं, लेकिन कोई किसी के मामले में दखल नहीं देता। कुमार जी, हमारे हाथों में पहुंचकर हर चीज महफूज हो जाती है। पुलिस कभी तुम्हारी हवा की तरफ भी नहीं देखेगी, लेकिन शर्त एक है। क्या महाराज? कुमार का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रहा था। ये 500 रुपया उसके नजदीक 5 लाख के बराबर था। उसने बाकी जिंदगी में कभी कभार ही इतनी बड़ी रकम देखी थी। कभी ये तसव्वुर भी ना करना कि हमसे गद्दारी करके तुम बच जाओगे। मैंने कहा ना, हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। हम जितने अच्छे दोस्त हैं उतने ही बड़े दुश्मन। ऐसा कभी ना होगा महाराज। मैं भी जाट का बच्चा हूँ। जो जुबान से कह दिया सो कह दिया। गर्दन कट जाएगी पर जुबान नहीं कटेगी। शाबाश। खान ने उसकी पीठ पर थपकी दी। मुझे करना क्या होगा? उसने बेचैनी से पूछा। कुछ नहीं, बस ऐश करो और पैसे कमाओ। खान ने बड़े पुरस्कून लहजे में कहा। फिर भी महाराज, आखिर कोई सेवा तो करनी ही होगी। हाँ, जैसे आज मैं अचानक तुमसे मिला हूँ। कभी कभी कोई मेहमान इसी तरह दिन या रात के किसी समय में तुम्हारे पास आया करेगा। अपनी पहचान करवाने के लिए वो तुम्हारे सामने मेरा नाम लेगा, बस इतना काफी है। वो तुम्हारे पास एक आध दिन या रात गुजारेगा और चला जाएगा, लेकिन हर आने वाला तुम्हारी झोली भर जाया करेगा। बस जरा आंखें और कान खुले रखा करो। इलाके में इर्द गिर्द जो कुछ सिक्योरिटी वाले करें, इन पर नजर रखना तुम्हारा काम है। तुम्हारा फर्ज होगा कि अपने किसी आदमी की हवा भी सिक्योरिटी वालों को न लगने दो। बस महाराज, ये भी कोई काम है? वो खुशी से दीवाना हुआ जाता था। तुम्हें इतने से काम का मुआवजा भी हजारों रुपए मिला करेगा। और हाँ, जब कभी मन मौज मेला करने को चाहे
तो हमें इशारा कर देना। भारत के जिस बड़े शहर की दिल चाहे हम तुम्हें सैर करवाएंगे और बाकी सब कुछ भी। हाँ, एक बात और, इस घरों के किसी आदमी को जब तुमसे मिलने आए कभी शराब और औरत के चक्कर में न डालना, ना ही उसके सामने कभी खुद इन दोनों का नाम लेना। उसके लिए अलग से बंदोबस्त होगा। हम काम के दौरान कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत बर्दाश्त नहीं करते। खान ने उसे मुकम्मल गिरफ्त में ले लिया था। आपका एड्रेस क्या होगा महाराज? उसे काम की बात तो अब याद आई थी। कोई नहीं, हम में से किसी का कोई एड्रेस नहीं होता। हम लोग खुद ही तुमसे राब्ता कायम कर लिया करेंगे। अगर कोई बात आप तक जल्दी पहुंचानी हो। कुमार अक्लमंद नजर आने की कोशिश करने लगा। कहा ना कि हमारा आदमी तुमसे मिलता रहेगा। हम हफ्ते या 15 दिन में एक आध बार तुमसे राब्ता जरूर करेंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता तुम अपना एतमाद कायम कर लोगे और हमारे ज्यादा नजदीक आ जाओगे तो फिर इसकी जरूरत भी बाकी नहीं रहेगी। देखो कुमार जी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। ज्यादा गरम गरम खाने की कोशिश में अपना मुंह ना जला लेना। हाँ, हमें भाड़े के टुट्टू यहाँ हजारों मिल जाते हैं। हम किसी से भी मदद ले सकते हैं, लेकिन हमारा असूल जरा अलग है। बस मेरा मन तुम पर आ गया और मैंने तुम्हें मुंतखब कर लिया। अगर हमारी बातों से इत्तेफाक हो तो हाँ करना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। मैं तुम्हें और भी पैसे दे दूंगा और तुम्हारी जरूरत भी पूरी करता रहूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खा लिया है। लेकिन एक दफा जब तुम धंधे में हमारे साथी बन जाओगे तो फिर हमारे बताए हुए असूलों पर अमल करना होगा, वरना मौत किसी भी लम्हे तुम्हें आ लेगी। मैं बच्चा नहीं हूँ महाराज। कुमार ने सर तस्लीम खम किया। खेतों के बीचों बीच वो मुख्तलिफ पगडंडियां मुड़ता चला जा रहा था। बातों ही बातों में उन्हें वक्त का अंदाजा भी नहीं हो पा रहा था। यूं भी खान ने इतनी अहम और दिलचस्प गुफ्तगू शुरू कर रखी थी कि कुमार के लिए ज़ुमानो मकान का एहसास खत्म होकर रह गया था। इसका जी चाहता था किसी तरह पंडित जी इसके लखपति होने की बातें करते रहे। उसने खेतों में एक रास्ता इख्तियार किया था कि 2-2.5 घंटे पैदल चलने के बाद खान को शहर के आसार नजर आने लगे थे। इस दौरान वो किसी भी चुंगी या चेक पोस्ट के नजदीक से भी न गुजरे थे। बातों ही बातों में उन्होंने करीबन 5 मील का सफर तय कर लिया था। रास्ते में शायद ही कहीं कोई इनके करीब से गुजरा हो। खान ने अंदाजा लगा लिया था कि कुमार में एक अच्छे गाइड की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं और वह ऐसे रास्तों से भी आगाह था जो इसके दांस्त में महफूज रास्ते थे। ऐसे ही आदमी की तलाश तो उसे थी, लाशऊरी तौर पर ही सही, लेकिन कुदरत ने इससे बड़ा अहम काम ले लिया था। कुमार के दरियाफ्त इसका कोई मामूली कारनामा नहीं था। शहर में दाखिल होने से पहले उसने कुमार को रुकने का इशारा किया। इस मर्तबा फिर उसका हाथ जेब की तरफ रेंगा और 100 रुपए का एक नोट निकाल कर उसने हक्के बक्के कुमार को थमा दिया। ये तुम्हारे बच्चों की मिठाई है, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। यहाँ से तुम अलग हो जाओ। राम राम। उसने शशदर कुमार को वहीं छोड़ा और शहर की तरफ घूम गया। कुमार हैरानी से उसको जाते हुए देखता रहा। बमुश्किल उसके मुंह से राम राम निकला। इस आखिरी वार ने तो उसे बिल्कुल ही घायल कर दिया था और वो ज़हनी तौर पर खान के एक इशारे पर जान देने के लिए भी तैयार हो गया था। कुमार को वहीं छोड़कर वो दूसरी समत घूम गया। कुमार उसे तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक खान दरख्तों के झंड में गायब नहीं हो गया। अब वो इस नाले के किनारे खड़ा था जो शहर और इस इलाके के दरमियान हदबंदी का काम दे रहा था। नाले पर थोड़े थोड़े फासले पर लकड़ी और लोहे के गार्डरों की मदद से पुल बने हुए थे जिस पर से लोग आर पार आ जा रहे थे। खान भी एक लकड़ी का पुल अबूर करके शहर में दाखिल हो गया। उसके सामने शहर का बाजार फैला हुआ था। इस बाजार में जरूरियात जिंदगी की हर शय दस्तयाब थी और दुकानदार एक दूसरे से ज्यादा बुलंद आवाज में अपनी अपनी अशिया की तशहीर कर रहे थे। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो लोगों की भीड़ के बीचों बीच रास्ता बनाता बड़े इत्मीनान से चला जा रहा था। एक कदरे मॉडर्न स्टोर पर रुककर उसने अपने लिए एक रेडीमेड पतलून खरीदी और वहीं अपने जिस्म पर फिट भी कर ली। पुराने कपड़े थैलों में मुंतकिल हो चुके थे। दुकान से बाहर आकर उसने वो थैला एक छोटे से होटल के नजदीक रख दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई भूल गया हो। थैले से कुछ फासले पर खड़े होकर वो इसका कुन अखियों से जायजा लेता रहा। बमुश्किल 2 ही मिनट बाद उसने दबे कदमों एक हिंदू लाले को थैले की तरफ बढ़ते देखा। पहले तो वो थैले के पास लाताल्लुक सा खड़ा हो गया, फिर उसने लोगों की नजरें बचाकर थैला बगल में दबा लिया और बड़ी तेजी से भीड़ में गायब हो गया। खान ने उसे दूर तक जाते हुए देखा और फिर खुदा का शुक्र अदा किया कि थैला किसी खास आदमी के हाथ नहीं लगा। वो तसव्वुर कर सकता था कि लाला जी ने घर पहुंचकर ही दम लिया होगा। बाजार में बनी वाहिद सड़क के फुटपाथ पर लगी ख्वांचों की कतार में बैठे एक ऐनक फरोश से उसने बज़ाहिर एक कीमती ऐनक भी खरीद दी थी। स्याह शीशों की इस ऐनक ने इसके चेहरे को खासा रूपदार बना दिया था। अब उसकी मंजिल ब्रीफकेस फरोख्त करने वालों की दुकान थी। बाजार में बनी वाहिद दुकान से उसने एक ब्रीफकेस भी खरीद लिया और जब आंखों पर चश्मा लगाए ब्रीफकेस हाथ में थामे वो बाहर निकला तो खासा मुअज़्ज़ज़ शहरी दिखाई दे रहा था। एक चांदी की जंजीर में टंगी विष्णु माता की मूर्ति इसके गले का हार पहले ही बन चुकी थी
और वो किसी बिगड़े हुए हिंदू घराने का पढ़ा लिखा नौजवान सरकारी मुलाजिम नजर आ रहा था। लारी अड्डे पर पहुंचकर उसने बड़े इत्मीनान से टिकट घर से बठिंडा का टिकट खरीदा और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। वो सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन इस वक्त उसके हाथ में गोल्ड फ्लैग की डबिया और माचिस पकड़ी हुई थी। सिगरेट सुलगाकर वो बड़े पुरवकार अंदाज में उसके कश लगा रहा था। रात की नींद गो के मुख्तसर थी, लेकिन इतने मामूली से आराम ने भी खान को बिल्कुल ताज़ा दम कर रखा था। उसके नजदीक से गुजरने वाले एक उचट सी नजर डालकर आगे निकल जाते। उसके मुतालिक किसी के ज़हन में भी शक पैदा नहीं हो सकता था। सिगरेट उसने करीबन आधा पीने के बाद बड़ी लापरवाही से अपने जूतों तले मसल दिया। लारी ने हार्न बजा दिया था और वो अब नपे तुले कदमों से लारी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी सीट पर एक रिटायर्ड हिंदू लाला बैठा था। उसकी आंखों पर लगे चश्मे के मोटे मोटे शीशे इस बात की चुगली खा रहे थे कि आदमी कुछ शद्दोबद भी जानता है। जिस सीट पर खान बैठा वो 2 आदमियों वाली सीट थी। उसके दाएं हाथ उसी लाला की फैमिली की 2 लड़कियां विराजमान थी। खान ने इन लोगों की गुफ्तगू से अंदाजा लगा लिया था कि ये एक ही फैमिली के लोग हैं। क्षमा कीजिए, उसने बड़े मुअद्दब लहजे में अपने हमराही को मुखातब किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बूढ़ा उसकी भरपूर शख्सियत तले दब चला था। बस की रवानगी तक इन लोगों की आपस में होने वाली गुफ्तगू से खान को बहुत कुछ समझ आ गया था। वो जान चुका था कि ये लोग किसी शादी की तकरीब में शिरकत करने के बाद वापस जा रहे हैं। ये फैमिली दिल्ली की रहने वाली थी, लेकिन अपने किसी अजीज के यहाँ किसी तकरीब में ये लोग बठिंडा से होकर जाना चाहते थे। क्या शुभ नाम है आपका? बूढ़े को शायद बोलने का मर्ज था। जी, अरुण कुमार। खान के मुंह में जो आया वही निकल गया। क्या करते हैं? बूढ़ा इससे मुकम्मल तारुफ पर तुला हुआ था। लंबी कहानी है श्रीमान जी। खान ने अब उसे सुनाने के लिए एक कहानी तैयार कर ली थी। इससे भी ज्यादा बूढ़े की हिस्स मज़ाह बढ़ी। बस का एक कंडक्टर बहुत बेढंगा और खासा लंबा था। उसने कंडक्टर ही की तरफ इशारा किया। खान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये भी काम का आदमी निकला था। कम से कम वो सफर की बोरियत से तो बच जाएगा। लेकिन इतना ही क्यों, उसने तो मुस्तकबिल के मुताल्लिक भी मंसूबाबंदी शुरू कर दी थी। अगर बूढ़ा खुद ही उसके जाल में फंसा जा रहा था तो वो कौन होता है उसे रोकने वाला, उसने सोचा। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। न सिर्फ इतनी लंबी बल्कि इससे भी ज्यादा बेढंगी। खान ने गोया के मुस्कुराते हुए कहा था, लेकिन उसका लहजा बूढ़े के जज्बा तरहम को बेदार करने के लिए काफी था। बहुत गहरी बातें करते हो महाशय, कहीं कोई इश्क का चक्कर तो नहीं? इस मर्तबा बूढ़े ने करीबन उसके कान के नजदीक मुंह लाकर सरगोशी की थी। अरे नहीं अंकल, इतनी फुर्सत ही जिंदगी में कहाँ मिली, लेकिन आप अपना परिचय तो करवा दीजिए। हाँ भाई, ये तो मैं भूल ही चला था। जगन्नाथ सहाय नाम है मेरा। आज से 6 माह पहले तक रेलवे में सुपरिटेंडेंट था। अब रिटायर्ड हूँ और घर बैठा मक्खियां मार रहा हूँ। बिजली के कूंदे की तरह एक ख्याल उसके ज़हन में लपका और उसने कह दिया, खैर अब हमसे मिलने के बाद आप बेकार तो रहने के नहीं। बूढ़े ने इतनी जोर से कहका लगाया कि अगली सीट पर बैठी दोनों उसकी लड़कियां चौंक कर उसे देखने लगी। सॉरी, उसने लड़कियों से कहा, फिर खान से मुखातिब हुआ। अजीब जमाना आ गया है यार, ना कोई खुलकर हंसने देता है और ना रोने देता है। हाँ, कुछ अपना जोग्राफिया भी बताओ ना महाशय। खान ने उससे नजरें हटाकर अपने चेहरे पर खासी सुगवारी पैदा की और बस की छत को घूरने लगा। फिर चंद लम्हों बाद ठंडी सांस लेकर बोला, बड़ी अजीब बात है अंकल, आपके नजदीक बैठते ही आपसे परिचय हासिल करने से पहले न जाने क्यों मैं आपको अपना जानने लगा था। यूं लगता है कि जरूर किसी पिछले जन्म में मेरा और आपका कोई संबंध रहा है। जरूर ऐसा है, वरना यूं इतनी जल्दी मैं किसी से बात नहीं करता। इस मर्तबा उसकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि वो खुद अपने दिल को दिल ही में दाद दिए बगैर न रह सका, क्योंकि बूढ़ा खासा सीरियस हो गया था।